आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 1 एविडेंस एक्ट में कुछ टर्म्स डिस्कस की थी और हम थे इन और बिफोर अ कोर्ट, हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डेफिनेशन ऑफ कोर्ट एविडेंस एक्ट में कोर्ट इंक्लूड करती है ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। तो आज हम ये वर्ड जो है कोर्ट, इसको डिस्कस कर लेते हैं और ये इंटरव्यू में पूछा भी गया है। कि कोर्ट से आपका क्या मतलब है। तो आप इसके लिए केस लिख सकते हो, लीगल एड कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लीगल एड कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसे अंडरलाइन करना जरूरी होता है केस लॉज को। ये है 1994 सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, आप लिख लो, अ कोर्ट इज एन एजेंसी created by the sovereign for the purpose of administering justice। कोर्ट एक एजेंसी है जो कि सॉवरेन क्रिएट करता है, किसके लिए? जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए। A court is an agency created by the sovereign for the purpose of administering justice। अब 69th रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, जिसमें एविडेंस एक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। 2002 में मिनिस्ट्री ने कहा कि एक हमें डिटेल्ड एनालिसिस दीजिए एविडेंस एक्ट का, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इस लॉ कमीशन के रिपोर्ट में सबमिट हुई, दैट इज 185th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। ये रिपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये रिपोर्ट एज सच हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं, और क्योंकि इसके आगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी। तो 185th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन आई, जिसमें कि कोर्ट को डिस्कस किया गया डिटेल में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आती है ब्रिजनंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण। लैंडमार्क केस है ये, 1956 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो है द वर्ड कोर्ट वॉज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप लिख लो, कोर्ट इज अ बॉडी और फोरम which must have a power to give a decision or definitive judgment which has finality जो final हो, and authoritativeness which are essential tests of a judicial pronouncement if it has to be treated as a court। मैं रिपीट कर रही हूँ, कोर्ट इज अ बॉडी और फोरम which must have a power to give a decision or definitive judgment
which has finality and authoritativeness, which are essential tests of a judicial pronouncement if it has to be treated as a court. तो अगर हमें किसी बॉडी को या किसी फोरम को एज अ कोर्ट ट्रीट करना है तो सबसे पहले तो उस बॉडी और फोरम के पास पावर होनी चाहिए कि वो एक अपना डिसीजन सुना सके, एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सके और उस जजमेंट की फाइनलिटी हो, वो जजमेंट जो है वो फाइनल डिसीजन हो और उसकी एक अथॉरिटी हो, मतलब वो जो है जजमेंट उन्होंने दी है उसकी एक अथॉरिटी हो, उसको माना जाए। अगर किसी बॉडी के पास ये पावर है तो ही वो कोर्ट मानी जाएगी। ठीक है, अब ये हेल्ड हुआ था ब्रिजनंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, अब सेक्शन 19 आईपीसी जो है ये डिफाइन करता है जज को। अ जज इज वन हु गिव्स अ डेफिनेटिव जजमेंट। तो हम ये कह सकते हैं सेक्शन 19 आईपीसी ये डिफाइन कर रहा है जज को और ये कह रहा है कि जज वो है जो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है। तो हमने इस केस में क्या देखा कि कोर्ट क्या है जो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सके और जिसकी जजमेंट की अथॉरिटी हो। तो हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट एंड जो वर्ड है जज ये साइनोनिमस है। साइनोनिमस होता है जिनका सेम पर्यायवाची, जो हम हिंदी में कहते हैं, जिनका सेम मीनिंग होता है। ठीक है, और सेक्शन 20 आईपीसी जो है वो भी डिफाइन करता है कोर्ट्स ऑफ जस्टिस को। तो मोटा मोटा हम ये देख सकते हैं कि 185th लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कौन कौन से पॉइंट्स निकल कर आए, आप डॉट डॉट डाल के लिख लो पॉइंट्स बनाकर। ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, कोर्ट क्या इंक्लूड करती है इस जजमेंट से हमें क्या पता चला कि कोर्ट क्या इंक्लूड करती है, ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। सेकंड पॉइंट डाल लो, ऑल पर्सन्स लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। और इसके आगे आप एग्जाम्पल डाल के लिख सकते हो इसी सेकंड पॉइंट के आगे। Example, commissioners as given under CPC who go to take evidence in houses, hospitals, etc. बट इट डज नॉट इंक्लूड क्वाज़ी जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स। तो ये आप थर्ड पॉइंट डाल लो। इस रिपोर्ट में तीन चीज़ें पता चली कि जो सारे कोर्ट क्या है, सारे जजेस और मैजिस्ट्रेट्स, इसको इंक्लूड करती है जजेस और मैजिस्ट्रेट्स को, सारे पर्सन्स जो ऑथराइज्ड हैं एविडेंस लेने के, और ये इंक्लूड नहीं करती क्वाज़ी जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स को। ठीक है, अब आप आगे लिख सकते हो इन ब्रिजनंदन केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि डेफिनेशन ऑफ कोर्ट जो है वो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, जो एविडेंस एक्ट में दी गई है वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है और ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। क्योंकि अगर आप सेक्शन 3 का कोर्ट की डेफिनेशन देखो तो इसमें लिखा गया है कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। तो इसमें इन्होंने वर्ड यूज किया है इंक्लूड। जब भी किसी डेफिनेशन में वर्ड यूज हो जाता है इंक्लूड तो हम उसको ये मान के चलते हैं कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब कि ये डेफिनेशन यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, ये इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि कोर्ट में ये चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। तो ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन क्या होती है कि कोई डेफिनेशन अगर स्टार्ट हुई उसमें जो जो कुछ दे दिया गया बस वो डेफिनेशन उतनी ही उसी में कन्फाइंड हो जाएगी, उसके आगे उस डेफिनेशन का उस वर्ड की कोई भी मीनिंग नहीं बनता जो भी उस लिख दिया गया एक बार। ठीक है, इंक्लूसिव डेफिनेशन में क्या होता है कि कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती हैं। तो ये एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए क्लियरली।
अब सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिजनंदन केस में एक और चीज कही कि जो डेफिनेशन ऑफ कोर्ट है ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसीलिए जो ये डेफिनेशन है कोर्ट की जो यहाँ पर दी गई है ये सिर्फ एविडेंस एक्ट पर अप्लाई होगी, इसको हम ये नहीं मान सकते कि ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है और हर कहीं पर अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो मैं डिक्टेट कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट is not an exhaustive definition in Indian Evidence Act. It is only an inclusive definition. That is why this definition is only applicable to Evidence Act. तो ये जो डेफिनेशन होगी इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर होगी? सिर्फ एविडेंस एक्ट पर। ठीक है, अब नेक्स्ट केस आप लिख लो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी.आर. वर्मा। (1957) सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्प किया गया था कि एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय ट्राइब्यूनल्स। ये आप लिख लो, इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय ट्राइब्यूनल्स even if they are quasi-judicial character। और जो क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज होती हैं उनको क्या करना होता है कि उन पे ना एविडेंस एक्ट ऐसे स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करता। तो हमने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि वो क्या करेंगे, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को एडहियर करेंगे, जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस को। ठीक है, इस केस में ये हेड हुआ था। नेक्स्ट आप केस लिख सकते हो, सेंट्रल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस पीसी जैन। (1969) सुप्रीम कोर्ट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस पीसी जैन, 1969 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा गया था कि एविडेंस एक्ट डज नॉट इवन अप्लाई टू डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल्स। तो डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल्स पर भी एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये आगे चलकर आपको बताऊंगी मैं। नेक्स्ट केस है के.एल. शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। (1976) का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट। और ये छोटे छोटे केसेस लिखने की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करोगे तो आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे केसेस याद रहें, बट इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको याद रहेगा ही कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी किसी केस में हेल्प किया था। और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर केसेस लिख कर ही आओ, कुछ लैंडमार्क केसेस की तो आपको साइटेशंस लिखनी ज़रूरी होती हैं, बट कहीं अगर आपको कुछ अपना आंसर राइटिंग में कोई पॉइंट है, आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में तो हेल्प किया था ये वाला पॉइंट, तो आप ये लिख सकते हो कि इन वन ऑफ द केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्प दैट। या अगर आपको सिर्फ ईयर याद रह जाता है कि उस ईयर में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्प किया था तो आप उतना लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे केसेस के नाम आपको याद रखने हैं, लेकिन लैंडमार्क केसेस के नाम आपको याद होने चाहिए। तो के.एल. शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। तो इसमें कहा है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पर भी एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो अब क्वेश्चन बनता है, ये एडीजे के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या जो एविडेंस एक्ट है वो रेवेन्यू कोर्ट्स पर अप्लाई होता है या नहीं होता।
इस पे भी आप ब्रैकेट में लिख लो इंटरव्यू एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो इसमें आंसर ये है, क्वेश्चन लिख लो, डज इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई टू रेवेन्यू कोड्स। तो रेवेन्यू जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए जो उनके लॉज जो होते हैं रेवेन्यू के, वो लोकल लॉज अप्लाई होते हैं, तो जो गवर्न होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से। कुछ प्लेसेस पर ऐसा होता है कि जो रेवेन्यू कोर्ट्स होती हैं उनको सिविल कोर्ट की पावर दी गई होती है, तो जहाँ पर उनको सिविल कोर्ट की पावर दी गई होती है वहाँ पर एविडेंस एक्ट अप्लाई करेगा। लेकिन कई जगह पर उनको सिविल कोर्ट की पावर नहीं दी गई होती, तो वहाँ पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करता। अब जो हमने अभी डिस्कस किया 185th लॉ कमीशन जो रिपोर्ट आई थी, तो वो उस रिपोर्ट में ये कहा गया था, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उन पर एविडेंस एक्ट आप अप्लाई करना बंद कर दो, हमें नहीं ज़रूरत एविडेंस एक्ट को अप्लाई करने की रेवेन्यू कोर्ट्स पर। क्यों? क्योंकि उन पर ज़्यादातर जो रेवेन्यू केसेस आते हैं उन पर स्ट्रिक्ट जो हम एविडेंस एक्ट के जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्यों ना यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, कि जो सिविल कोर्ट की पावर जब हम दे देते हैं या कहीं केसेस में हम नहीं देते, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम क्यों ना ऐसे कर दें कि एविडेंस एक्ट को बिल्कुल ही अप्लाई करना बंद कर दें रेवेन्यू कोर्ट्स पर। और अगर हम वो बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? इक्विटी, गुड कॉन्शियस, एक और क्या था, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। ठीक है। अब एक मेरे पास अभी केस का नाम नहीं है, लेकिन कैलकाटा हाई कोर्ट की फुल बेंच ने 1878 में एक जजमेंट दी थी, जहां पर क्वेश्चन ये उठा था कि क्या जो एविडेंस एक्ट है वो एप्लीकेबल है जूरी पर। जूरी, तो क्या एविडेंस एक्ट जूरी पर अप्लाई होता है? तो अगर हम देखें कि जो जजेस हैं, अगर एक जज होता है तो वो जज हो गया, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा जजेस हैं तो वो जूरी हो गई। तो जजेस और जूरी जो है वो सेम वर्ड जज के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर जज पर एविडेंस एक्ट अप्लाई हो रहा है तो जूरी पर भी अप्लाई होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एविडेंस एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है जूरी पर भी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें कहीं इधर उधर पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में, फ्री में पूछ लेंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए हम डिस्कस करें। अब इन्होंने नेक्स्ट वर्ड जो है वो डिस्कस किया सेक्शन 1 में ही, इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल। अगर आप थर्ड लाइन पढ़ो, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। हम जुडिशियल प्रोसीडिंग डिस्कस कर चुके हैं, इन और बिफोर एनी कोर्ट डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल। अब इन्होंने आगे जो दिया है ना, अदर देन कोर्ट्स मार्शल, कन्वीन्ड अंडर आर्मी एक्ट और ये सब नेवल डिसिप्लिन एक्ट और ये वाले एक्ट्स, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल लो इंक्लूडिंग, जैसे ये कोर्ट वर्ड की हेडिंग डाली है, इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल ऐसे हेडिंग डाल लो। अब कोर्ट्स मार्शल में क्या होता है ना कि वहाँ पर डेथ पेनल्टी होती है, वहाँ पर लंबी लंबी इम्प्रिजनमेंट्स की सजाएं होती हैं और बहुत ही हार्श पनिशमेंट्स भी होती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एविडेंस एक्ट को के स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स लगाए जाए। अगर इतनी हार्श पनिशमेंट मिल रही है तो हम एविडेंस एक्ट को बिना अप्लाई कोई भी प्रोसीडिंग ऐसे ही करके ऐसे ही तो सजाएं नहीं दे सकते ना, इतनी स्ट्रिक्ट। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि एविडेंस एक्ट को अप्लाई किया जाए ऐसे केसेस में, ठीक है। अब इन्होंने जो आगे लिस्ट दी है, आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, ये सारे जो एक्ट्स हैं ये अब रिडंडेंट हो चुके हैं, तो इनको वैसे तो यहाँ से भी निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन ठीक है इन्होंने नहीं निकाला, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों निकाल देना चाहिए। तो 85th लॉ कमीशन रिपोर्ट हमने जो पीछे अभी डिस्कस कर रहे हैं हम सारी, इसी रिपोर्ट में ये क्लियर किया गया था, आप लिख लो पहले। दिस वॉज क्लियर्ड इन 185th लॉ कमीशन रिपोर्ट। ये सारे एक्ट्स जो भी है ना, इट सेज, रिपोर्ट क्या कहती है कि आर्मी एक्ट 1881 which is shown here in this part of evidence act that has already been
repealed by British Statutes Application to India Repealing Act. British Statutes Application to India Repealing Act. और इसको आप अंडरलाइन कर लो. So this was cleared in 185th Law Commission report. It says Army Act 1881, which is shown here in this part of Evidence Act, that has already been repealed by British Statutes Application to India Repealing Act. 1960 का ये एक्ट है. Similarly, Army Act को रिपील कर दिया गया by this statute. Then similarly, Indian Navy Discipline Act 1934, इसको रिपील कर दिया गया by adaptation of laws and order 1950. by adaptation of laws and orders 1950, इसको इससे खत्म कर दिया गया इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट को. एंड ऑन द प्लेस ऑफ 1934 एक्ट, जो नेवी इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट है 1934, इसकी जगह पर अब हमारे पास एक नया एक्ट है and on the place of 1934 act we have new act called Navy Act 1957. ये जितने भी एक्ट्स हैं आप इनको अंडरलाइन करके रख लो. सिमिलरली एयरफोर्स एक्ट 1917 as referred here has also been repealed by, ये भी इसी एक्ट के द्वारा रिपील कर दिया गया है. ठीक है. has also been repealed by the British Statutes Application to India Repealing Act 1960. तो अब ये सारे एक्ट्स तो रिपील हो गए. अब अगर हम पढ़ें तो इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल, तो एंड इट शैल, अच्छा इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल, तो अब ये हम कह सकते हैं कि ये वाले सारे एक्ट्स अगर रिपील हो गए तो इसका मतलब एविडेंस एक्ट अब अप्लाई करता है सारे कोर्ट्स मार्शल पर. ठीक है. ये जो अदर देन वाले जितने भी एक्ट्स थे ये रिपील हो गए हैं. तो अब हम करंट सिनेरियो देख लेते हैं कि क्या है. आपने देयरफॉर लिख के उसके आगे लिख लेना है इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू ऑल कोर्ट मार्शल. अब करंट सिनेरियो क्या है कि आर्मी एक्ट 1950 ये है हमारा करंटली जो चल रहा है. एयरफोर्स एक्ट 1950 है हमारे पास. नेवी एक्ट 1957 है. हमारी जो आर्मी है वो आज भी गवर्न की जाती है बाय आर्मी एक्ट 1950 और बाकी ये जो सारे एक्ट्स हैं. ठीक है. तो अब इसमें क्या लिखा गया है, अगला क्वेश्चन, ये सारे एक्ट्स जो हैं ये हमारे प्रेजेंट एक्ट्स हैं. अब ये क्या कहते हैं कि ये एविडेंस एक्ट जो है उसमें लिखा गया है कि एविडेंस एक्ट जो है वो अप्लाई करेगा कोर्ट्स मार्शल पर क्या ये जो एक्ट्स हैं इनमें कहीं लिखा गया है कि इन एक्ट्स में कोई प्रोविजन है कि इन पर एविडेंस एक्ट अप्लाई करेगा? तो हाँ, इन पर प्रोविजन है. आप क्वेश्चन लिख लो. इज इन एविडेंस एक्ट इट इज रिटन दैट एविडेंस एक्ट, in evidence act it is written that evidence act will apply to courts martial, but do these acts provide anywhere that evidence act will apply? Question mark. Answer है yes. Section 133 of Army Act
उसमें ये लिखा गया है कि एविडेंस एक्ट पर अप्लाई करेगा 1950। देन सेक्शन 132 ऑफ एयरफोर्स एक्ट 1950, सेक्शन 130 of Navy Act 1957। तो इन एक्ट्स के इन सेक्शंस में ये लिखा गया है कि एविडेंस एक्ट जो है वो इन पर अप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन इनमें ये भी लिखा गया है कि जो एविडेंस एक्ट इन पर अप्लाई करेगा वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दीज एक्ट्स होगा, ठीक है। इनकी प्रोविजंस के सब्जेक्ट टू एविडेंस एक्ट अप्लाई करेगा, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चंस है, आप नोट कर लो और आप कोशिश करना कि इन आंसर्स की आप आंसर राइटिंग की कोशिश करो। हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया वही सारा इनके आंसर में आएगा। आप एक बार आंसर राइटिंग की कोशिश करना और आपको ये क्वेश्चंस लिखवाए भी इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नोट कर लो होमवर्क के लिए। इंडियन एविडेंस एक्ट applies to all judicial proceedings. Do you agree with the statement? Critically examine. Next question डालो। Indian Evidence Act applies only before courts, comma, how is a court different from a tribunal, comma, discuss the relevancy of application of Indian Evidence Act in the light of this statement. Next question डालो। Evidence Act applies to courts martial. How far does it apply? Elaborate. 5 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आप पिछले नोट्स पढ़ना और उनको पढ़कर एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी और आप आंसर देने की कोशिश करना, आंसर राइटिंग करना। और अब हमने अब तक डिस्कस किया जो भी इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थी कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स कि एविडेंस एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता। तो हमने नेगेटिव एस्पेक्ट्स में 2 पॉइंट्स लिखे थे नोट्स में, आपको पीछे मुड़कर देखना तो पता चलेगा कि एविडेंस एक्ट जो है वो एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं होता और प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर पर अप्लाई नहीं होता। तो अगर हम सेक्शन 1 पढ़ें, बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। तो एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं होता एविडेंस एक्ट और प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर पर अप्लाई नहीं होता। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एफिडेविट्स होते क्या हैं, व्हाट इज एन एफिडेविट। तो आप हेडिंग डाल लो एफिडेविट्स। अगर आपने कोर्ट में प्रैक्टिस की है तो आपको पता होगा एफिडेविट दिखता कैसा है और एफिडेविट्स होते किस तरीके के हैं और कैसे वो काम आते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं भी की तो एफिडेविट में ना एक ऐसे स्टेटमेंट होती है, मतलब अपना नाम पता लिख के सब कुछ, और नीचे उसने अपनी स्टेटमेंट दी गई होती है। लास्ट में वेरिफिकेशन क्लॉज होता है और यहाँ पर कहीं डेपोनेंट के साइन होते हैं। डेपोनेंट कौन होता है? जो एफिडेविट जमा करवा रहा होता है, ठीक है, जिसने वो सारी स्टेटमेंट दी है, उसके साइन एंड में होते हैं, उसे कहा जाता है डेपोनेंट। अब
एफिडेविट को, व्हाट इज एन एफिडेविट, आप क्वेश्चन लिख सकते हो और इसके आगे आप आंसर लिख लो। एफिडेविट इज अ टर्म और एक्सप्रेशन which is normally understood as a written statement swearing to the facts before an authority competent to administer on oath। तो एफिडेविट क्या है? ये एक टर्म और एक्सप्रेशन है जिसको हम नॉर्मली ऐसे समझते हैं कि एक रिटन स्टेटमेंट जो है दी जाती है जिसमें आपने सारे फैक्ट्स को स्वेयर किया है एक अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने, जो कि ऑन ओथ आपको एडमिनिस्टर कर सकती है, जो कि आपका एफिडेविट ले सकती है ऑन ओथ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें आपने कुछ फैक्ट्स को माना है, वो उसे हम एफिडेविट कहते हैं, ठीक है। अब ओथ्स जो हैं वो गवर्न की जाती हैं बाय इंडियन ओथ्स एक्ट 1969 और एफिडेविट्स जो हैं उनको स्worn कहाँ किया जा सकता है? बिफोर एनी जज, एनी जुडिशियल और एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट और एनी कमिश्नर ऑफ ओथ। आप ये पॉइंट लिख लो, एफिडेविट्स कैन बी sworn SWORN can be sworn before any judge, any judicial or executive magistrate or any commissioner of oath, comma, who is appointed by the High Court or the Sessions Court or any notary। और नोटरी को कौन अपॉइंट करता है? नोटरीज कहाँ अपॉइंट की जाती है? नोटरीज आर अपॉइंटेड अंडर नोटरीज एक्ट 1952, ये ब्रैकेट में आप लिख लेना, ठीक है। तो ये जो हैं जैसे हमने अभी जिनके सामने एफिडेविट को स्वॉर्न किया जा सकता है, तो वो कौन कौन है? जज है, जुडिशियल और एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट है, कमिश्नर ऑफ ओथ है, कोई भी कमिश्नर ऑफ ओथ है जिनको कि अपॉइंट किया जाए बाय द हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट और एनी नोटरी। तो ये सब जो है ये एफिडेविट्स ले सकते हैं। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि एफिडेविट है क्या, एफिडेविट कौन ले सकता है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि एफिडेविट जो है वो एविडेंस नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि एफिडेविट जो है वो एविडेंस नहीं है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो एफिडेविट जो है वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें मैंने अपनी एक स्टेटमेंट दे दी है, कुछ फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं। अब जरूरी नहीं है कि मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो ट्रू ही हो, ठीक है, हो सकता है कि मैंने स्टेटमेंट जो भी दे दी है वो फॉल्स हो। अब हम इस चीज़ की तो गारंटी नहीं ले सकते कि जो भी एफिडेविट में दिया गया है वो सच ही लिखा गया होगा। तो इससे क्या होगा, अगर हम ऐसे प्रिजम्पशन ले लें कि ये तो सब सच ही होगा, ऐसे तो एफिडेविट्स हम ऐसे ही कुछ भी मानने लग जाएंगे और कोई भी कुछ भी झूठी स्टेटमेंट दे देगा एफिडेविट में, तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम एफिडेविट को एज एविडेंस अभी नहीं ले रहे, और वो क्यों नहीं ले रहे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप अभी के लिए ये लिख लो कि एफिडेविट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर कैरिंग अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी that the given statement is a true statement. So we can't take a presumption to be taken it as true. तो फिर हम एफिडेविट लेते क्यों हैं? अगर हमें पता ही है कि एफिडेविट जो है वो हमारी, जरूरी नहीं है कि वो हमारी ट्रू स्टेटमेंट हो, तो हम एफिडेविट क्यों ले रहे हैं? क्या फायदा क्या है इसका एफिडेविट लेने का? तो इसके ना दो रीजंस हैं। पहला तो ये है कि अगर हम जो एफिडेविट दे रहे हैं वो हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं अंडर ओथ, तो अंडर ओथ जब हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं और अगर हम उसमें झूठ बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर जो है वो कार्रवाई हो सकती है अंडर सेक्शन 193 IPC, और उसके लिए मैक्सिमम हमारे पास 7 साल की इम्प्रिजनमेंट है। आप 7 साल के लिए जेल में जा सकते हो सिर्फ एक एफिडेविट में झूठी बात बताने के लिए, ठीक है, झूठा एफिडेविट देने के लिए। तो इसका मतलब है कि फॉल्स एफिडेविट अगर हम देंगे तो कोर्ट हमें पनिश कर सकती है 7 साल के लिए, ठीक है।
दूसरा, अब हम एफिडेविट, इसीलिए हम एफिडेविट में सच ही बोलेंगे क्योंकि हमें पता है कि हम जेल तो नहीं जाएंगे, जेल कौन जाना चाहेगा, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि जब एफिडेविट हम दे देते हैं ना कोर्ट में, तो एफिडेविट में ना दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो एविडेंस एज एविडेंस हो जाएगा या फिर वो एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। एविडेंस कैसे होगा कि जब हमने अंडर ओथ दे दिया, कोई भी एडमिशन हमने अंडर ओथ ले ली, तो वो हमारा एविडेंस बन जाएगा। लेकिन अगर सपोज कोई एडमिशन है तो हम उसे एविडेंस एफिडेविट में अगर कोई एडमिशन है तो हम उसे जस्ट एज एडमिशन ही मानकर चल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हम प्रिजम्पशन लेते हैं कि एफिडेविट में, अब देखो जब हमने पहले डिस्कस किया कि एफिडेविट दे दिया तो उसमें जरूरी नहीं है कि हमने सच ही बोला, हो सकता है हमने फॉल्स स्टेटमेंट भी दी हो। लेकिन जब हमने एफिडेविट में कोई एडमिशन की है, तो सपोज एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि ए ने बी का साथ दिया था सी का मर्डर करने के लिए, ठीक है। ए ने एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने बी का साथ दिया था सी का मर्डर करने के लिए, ये इसने एफिडेविट में लिख दिया, बता दिया। अब ए यहां पर क्या कर रहा है, एडमिशन ले रहा है, एडमिट कर रहा है। ए अपने एफिडेविट में अपने ही खिलाफ कुछ बता रहा है, तो हम ये प्रिजम्पशन नहीं ले सकते, एक तो कोई बंदा अपने ही खिलाफ कोई एडमिशन ले रहा है और वो एफिडेविट में दे रहा है, तो हम ये प्रिजम्पशन थोड़ी ले सकते हैं कि अब वो झूठ ही बोल रहा होगा। जब कोई बंदा अपने खिलाफ जा रहा है तो हम यही मानेंगे कि वो सच ही बोल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एडमिशंस और एफिडेविट का हम एक डिफरेंट स्टेटस देते हैं। आप इस सारा जो भी डिस्कशन है इसको आप लिख लो। एफिडेविट इज नॉट एविडेंस, वाई सो? आई थिंक हमने ये पहले लिख लिया। एफिडेविट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर कैरिंग अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। दैट इज वाई वी टेक एफिडेविट एज पर, वी डोंट टेक एफिडेविट एज पर एविडेंस, पर से एज एविडेंस, ठीक है। अब हम एफिडेविट लेते हैं, वाई टेक एन एफिडेविट, और ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि एफिडेविट हम क्यों लेते हैं। तो इट हैज टू रीजंस। नंबर वन, affidavit is carrying a statement under oath. So now if you are telling a lie, then under section 193 IPC action can be taken against you, और section 193 IPC में 7 years की imprisonment दी गई है। That means if a false affidavit is given before a court, then under section 193 IPC the court can try you and give punishment up to 7 years. दो रीजन है ना इसके, तो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। सेकेंड रीजन है an admission made under an affidavit. Admissions are always relevant, comma, especially when admission is made under an oath, comma, it can be used as evidence. तो जब एडमिशन को अंडर ओथ लिया जाता है तो हम उसे एज एविडेंस मान सकते हैं। एडमिशंस कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। अब एडमिशंस दो तरीके से यूज हो सकती हैं, एज एविडेंस भी यूज हो सकती हैं, और यहाँ एडमिशंस को सिर्फ हम एडमिशंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आप 2 पॉइंट्स बना के लिख लो। एडमिशंस कैन बी यूज्ड एज एविडेंस, एडमिशंस कैन बी यूज्ड एज एडमिशंस। अभी हमने ये जो डिस्कस किया इसका आप एक पैरा लिख सकते हो। देयर इज अ प्रिजम्पशन, इसी पॉइंट में, देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट नो वन विल टेल अ लाई, कोई झूठ नहीं बोलेगा। नो वन विल टेल अ लाई while making an admission
because admissions are always against the person. Because admissions are always against the person making the admission. So, comma, no person will speak against himself. पहली बात तो ये हो जाती है कि कोई पर्सन अपने अगेंस्ट बोलेगा ही क्यों. एंड इफ ही इज स्पीकिंग, अगर वो बोल रहा है, देन ही मस्ट बी टेलिंग द ट्रूथ. तो वो सच ही बोल रहा होगा. अगर कोई अपने अगेंस्ट बोल ही रहा है, कुछ एडमिट कर ही रहा है, तो वो सच ही बोल रहा होगा. दैट इज वाई एडमिशंस हैव अ डिफरेंट स्टेटस. तो इसलिए हम एडमिशंस को एज एविडेंस भी ले लेते हैं और कई बार एडमिशंस को एज एडमिशंस भी रख लेते हैं. ठीक है. अब ये सारा हमने डिस्कस किया कि एफिडेविट हम होता क्या है और एफिडेविट लेते क्यों हैं और एफिडेविट एविडेंस क्यों नहीं है. तो एफिडेविट एविडेंस बनेगा कब? क्वेश्चन लिखो, व्हेन विल द एफिडेविट बिकम एन एविडेंस. कब बनेगा? जब हमने एफिडेविट है ना कोर्ट में सबमिट करा दिया. प्रैक्टिस में आप देखते होंगे कि एफिडेविट पहले कोर्ट में सबमिट हो जाता है, उसके बाद फिर उनको बुलाया जाता है और उनके क्रॉस एग्जामिनेशन होती है. तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है फिर वो उनके जो उन्होंने एफिडेविट सबमिट कराया होता है ना डेपोनेंट ने, विटनेस ने, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ना क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते हैं कि आपने अपने एफिडेविट में ये कहा था, ये सच है या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. तो क्रॉस एग्जामिनेशन उसी एफिडेविट पर बेस्ड होती है. तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एविडेंस कब बनता है. ठीक है. व्हेन द डेपोनेंट विल बी कॉल्ड इन द कोर्ट and he will again make his statement before the court under oath. Whatever he has written in his affidavit so when a person affirms whatever he has said in his affidavit before a court or judge on oath, the affidavit becomes an evidence. तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो गई और उसने जो भी अफर्म कर लिया, उसने मान लिया कि हाँ क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने वही चीजें बोली जो उसने एफिडेविट में अपने बोली गई थी. ठीक है, वही फैक्ट्स बोले. तो जब उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में वो सारी चीजें अंडर ओथ मान ली, तब उसका जो एफिडेविट होगा वो एविडेंस बन जाएगा. ठीक है. और वो जो एविडेंस होगा फिर वही कंसिडर किया जाए. ज्यादातर यही इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो क्रॉस एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो भी एविडेंस आता है वही रेलिवेंट होता है आगे चलकर भी केस की प्रोसीडिंग्स में. ठीक है. मैं एक बार पूरा पढ़ के बता देती हूँ. When the deponent will be called in the court and when he will make his statement before the court under oath, whatever he has written in his affidavit. So when a person affirms whatever he has said in his affidavit before a court, जब वो जज के सामने ये सारी चीजें अफर्म कर लेता है on oath, तो वो एफिडेविट जो है वो एविडेंस बन जाता है. ठीक है. अब एफिडेविट जो है वो एविडेंस है या नहीं है, इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 1996 में कहीं पे हेल्ड करती है, मेरे पास केस का नाम नहीं है. तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मानती है कि एफिडेविट जो है वो एविडेंस नहीं है, जबकि राजस्थान हाई कोर्ट मानती है कि एफिडेविट्स जो है वो एविडेंस है. इसके बाद हम वेरियस जजमेंट्स देख लेते हैं जहां पे बोला गया कि एफिडेविट जो है वो एविडेंस है या नहीं है. तो आप केसेस के नाम लिख लो. केस है नंद कुमार वर्सेस दयानंद. नंद कुमार वर्सेस दयानंद, बॉम्बे 1989. तो इसमें हेल्ड क्या किया गया कि एफिडेविट्स विदाउट वेरिफिकेशन कैन नॉट बी एडमिटेड इन एविडेंस. तो जो एफिडेविट्स है जिनकी वेरिफिकेशन, लास्ट में वेरिफिकेशन क्लॉज होता है, एफिडेविट्स विदाउट वेरिफिकेशन कैन नॉट बी एडमिटेड इन एविडेंस. वेरिफिकेशन में यही होता है कि आई हियर बाय टू डिक्लेयर दैट कि जो भी मैंने कंटेंट्स इसमें अपनी स्टेटमेंट दी है वो ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है और वो सब सही है और मुझे पता है कि मैंने क्या क्या स्टेटमेंट में दिया. क्योंकि ज़्यादातर ना प्रैक्टिस में क्या होता है कि
जो प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है कि जो भी हमारे एडवोकेट्स होते हैं वो केस को अच्छा बनाने के लिए, केस को अपने क्लाइंट के फेवर में ले जाने के लिए एफिडेविट में कुछ कुछ पॉइंट्स इस तरीके से डाल देते हैं जो क्लाइंट को भी नहीं पता होता कि इस तरीके से है, सारा सच नहीं बोला जाता, ठीक है। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो है वो नॉट सो इम्पोर्टेंट होती हैं बट वो केस के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, वो डाल दी जाती हैं। तो नीचे क्लाइंट के साइन है लेकिन जो एफिडेविट है वो ड्राफ्ट तो एडवोकेट ने करवाया ना, तो इसीलिए वो वेरिफिकेशन क्लॉज डाला जाता है कि जो डेपोनेंट है वो ये मान रहा है कि जो भी एफिडेविट में स्टेटमेंट्स फैक्ट्स दिए गए हैं वो सच है। वेरिफिकेशन ना जैसे ये 1 2 3 पॉइंट ऐसे डाल के एफिडेविट में और ना लास्ट में वेरिफिकेशन डाला जाता है और फिर उसके साइन होते हैं डेपोनेंट के, ठीक है। तो ये उसी वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एफिडेविट्स विदाउट वेरिफिकेशन कैन नॉट बी एडमिटेड इन एविडेंस। तो अगर किसी एफिडेविट में वो वेरिफिकेशन का पैराग्राफ नहीं है, वो क्लॉज नहीं है, तो एफिडेविट को एविडेंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट केस है राधा कृष्ण वर्सेस नवरत्न मल। राधा कृष्ण वर्सेस नवरत्न मल, 1990, राजस्थान। Affidavit filed by parties without giving an opportunity का केस है ये। Affidavit filed by parties without giving an opportunity of cross-examining the deponent cannot be treated as evidence by virtue of section 1 एविडेंस एक्ट। तो अगर मैंने कहा ना कि एफिडेविट जो है वो एविडेंस कब बनता है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाती है। तो अगर किसी दूसरी पार्टी, क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा जो अपोजिट पार्टी होती है वो करती है, तो अगर जो अपोजिट पार्टी है उसको क्रॉस एग्जामिन करने का चांस नहीं दिया गया तो एफिडेविट को हम एविडेंस नहीं मान सकते, जो सेक्शन 1 एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि इस जजमेंट में यही कहा गया है। नेक्स्ट केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कैवेलियर शिपिंग कंपनी। CAVALIER, CAVALIER, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कैवेलियर शिपिंग कंपनी, 1990, मद्रास। अभी हमने डिस्कस किया है एफिडेविट्स नीड नॉट बी प्रिज्यूम टू बी ट्रू। एफिडेविट्स को हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि सच है ये। एफिडेविट्स नीड नॉट बी प्रिज्यूम टू बी ट्रू। नेक्स्ट केस है निरंजन लाल रतन कुमार वर्सेस रिवर स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी। रिवर स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी, 1967। The affidavit of a person not produced in the court is not admissible in evidence। तो अगर एफिडेविट ऑफ अ पर्सन जो प्रोड्यूस ही नहीं किया गया कोर्ट में तो वो एडमिसिबल भी नहीं माना जाएगा एज एविडेंस। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट 1967 का केस है, निरंजन लाल रतन कुमार, ठीक है। तो एफिडेविट को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना भी जरूरी है। नेक्स्ट केस है मुनीर अहमद वर्सेस राजस्थान, 1989, सुप्रीम कोर्ट। मुनीर अहमद, MUNEER, अहमद वर्सेस राजस्थान, 1989, सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 3 contemplates oral evidence or documentary evidence and evidence of a living person cannot be substituted by an affidavit।
तो जो लिविंग पर्सन है उसको उसका एविडेंस जो है उसको हम एफिडेविट के द्वारा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर कोई आदमी जिंदा है तो वो जिंदा पेश हो, जिंदा आदमी को की जगह हम एफिडेविट नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस है राजकिशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1988 सुप्रीम कोर्ट। Affidavit is not evidence unless it is tested by cross examination. Affidavit is not evidence unless it is tested by cross examination, ठीक है। अब हमने ये सारी जो डिस्कशन की एफिडेविट की, इसका क्रक्स क्या निकलता है कि एफिडेविट जो है वो एक मियरली एफिडेविट है जब वो फाइल किया जाता है कोर्ट में, ठीक है। वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है अंडर ओथ ऑन पेपर, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट है। बट जब एक विटनेस कोर्ट में अपीयर होता है और कोर्ट में आकर कोर्ट के सामने अंडर ओथ अपना जो भी एफिडेविट में उसने स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनको क्रॉस एग्जामिन करवा कर जो अफर्म करता है जो भी फैक्ट्स हैं वो उसका एविडेंस बनता है, ठीक है। तो कोर्ट जो है एफिडेविट में एविडेंस लेती है वो एफिडेविट को एज एविडेंस नहीं ले रही, जो उसने क्रॉस एग्जामिन एफिडेविट प्लस क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर ओथ लेकर कोर्ट में जो सबमिट किया है उसको एज एविडेंस ले रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एफिडेविट जो है वो इटसेल्फ एविडेंस है, ठीक है। यही इस पूरी डिस्कशन का यही एक सार निचोड़ है कि एफिडेविट जो है वो खुद से एविडेंस नहीं है। एविडेंस वो कब बनेगा जब उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने लिखना है तो इसका क्रक्स आप लिख सकते हो, एन एफिडेविट इज मियरली एन एफिडेविट व्हेन इट इज फाइल्ड इन द कोर्ट, इट इज मियरली अ स्टेटमेंट अंडर ओथ ऑन पेपर, बट व्हेन अ विटनेस appears for a cross examination, comma, then he either confirms or differs the contents on oath before the court. Now, comma, his statement becomes evidence and now it is called his deposition. Full stop. What the court finally takes as evidence, comma, is not the affidavit but what is stated in the court. तो कोर्ट एविडेंस में वो नहीं ले रही जो एफिडेविट है, बट कोर्ट एविडेंस में वो ले रही है जो कोर्ट में स्टेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप केस लिख सकते हो जो प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज बहुत होती है। रच्चापल्ली अबुल्लू RACHA रच्चापल्ली अबुल्लू ABULLU वर्सेस उत्तर प्रदेश 2002 सुप्रीम कोर्ट। अब पुलिस क्या करती है ना कि ज्यादातर पुलिस क्या करती है कि वो ना एडवांस में एफिडेविट ले लेती है जितने भी विटनेसेस होते हैं उनसे लिखवा के, ताकि विटनेसेस को ये लगे, इलिटरेट लोग होते हैं उनको ये लगता है कि पुलिस ने तो हमारी ऑलरेडी स्टेटमेंट ले ली है, अब हम आगे झूठ नहीं बोल सकते। या सपोज ऐसा होता है कि कई बार विटनेसेस को स्टार्टिंग में जब ताज़ा इंसिडेंट हुआ है तो उन्हें मोटी मोटी जानकारी तो याद होती है कि क्योंकि इतना कुछ हुआ होता है तो उन्हें मोटा मोटा याद होता है कि हाँ ये कुछ हुआ था, ठीक है। डिटेल्स उनको इतनी याद नहीं होती हैं, कई बार वो मिस कर जाते हैं, कई बार वो शॉक में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पुलिस उनसे पहले ही अपनी जो स्टेटमेंट है उनको रिटन में लिखवा लेती है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग हैं उनको ये लगता है
कि हमने तो अब ये जितना भी सच बोल दिया बस यही सच है और यही एविडेंस में जाएगा। उनको ये नहीं पता होता कि एविडेंस तो वो होगा ना जो कोर्ट में जाकर सबमिट किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो द प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द पुलिस of taking advance affidavit of all the witnesses is an attempt, इस केस में ये बोला गया, ठीक है, is an attempt to befool and dissuade illiterate witnesses to speak truth। या फिर दूसरा केस क्या होता है कि पुलिस कई बार ऐसे टॉर्चर करती है, 3rd डिग्री टॉर्चर करती है या ऐसे मेंटली हरास करती है लोगों को और उनसे वही उगलवाती है, वही बुलवाती है जो वो बुलवाना चाहती है। तो एफिडेविट में उनसे वो कुछ लिखवा लेगी जो डरा धमकाकर जो पुलिस लिखवाना चाहेगी। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है और एग्जैक्टली व्हाट दे हैव गिवन इन दी एफिडेविट विच मे बी ट्यूटर्ड बाय द पुलिस, तो पुलिस उनको सिखा देगी। ठीक है, इट शोज affidavits must necessarily have been cooked up, क्योंकि उससे तो पता चलता है ना कि एफिडेविट्स जो है वो ऐसे कुक अप स्टोरी है। अदरवाइज तो क्योंकि एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस को तो जरूरत नहीं है ना एफिडेविट लेने की। ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो नीड। और बाय प्लेइंग अ फ्रॉड अपॉन देम बाय द पुलिस, तो जो इलिटरेट लोग हैं उनके ऊपर तो पुलिस फ्रॉड कर रही है। ठीक है, उनको ये बोल के कि आपकी यही जो स्टेटमेंट है वही कोर्ट में जाएगी। दिस अमाउंट्स टू इंटरफियरेंस विद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है रचापल्ली अबुल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब एंड सपोज इफ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल विटनेस, अगर पुलिस को लगता है, अब देखो ये तो एक केस हो गया कि पुलिस ने ट्यूटर कर दिया या पुलिस ने उन लोगों को झूठ बोल के उनको डरा धमका के कोई एक स्टेटमेंट ले लिया एफिडेविट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोल दिया कि उनके द्वारा लिया गया एफिडेविट हम नहीं मानेंगे क्योंकि वो तो एक कुक्ड अप स्टोरी लगती है। ठीक है, क्योंकि पुलिस को तो जरूरत ही नहीं है एफिडेविट लेने की। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया। और दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस को लगता है कि अगर इतना ही कोई इम्पोर्टेंट विटनेस उनको लगता है पुलिस को, तो फिर वो उसको सेक्शन 164 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, तो वो एज एविडेंस हम मान लेंगे। ठीक है, एंड सपोज इफ देयर इज एन इम्पोर्टेंट मटेरियल विटनेस विच अ पुलिस थिंक्स that later on he will change his statement, then under section 164 CRPC his statement can be taken before a magistrate under oath। तो उसकी स्टेटमेंट जो है पुलिस ले जाकर मैजिस्ट्रेट के सामने उसको रिकॉर्ड करवा सकती है। ठीक है, तो ये जजमेंट सिर्फ इसीलिए दी गई है ताकि पुलिस जो है वो इलिटरेट लोगों को ट्यूटर ना करे, उनको हरास ना करे और नाजायज फायदा ना उठाए। ठीक है, उनकी लिटरेसी का। अब देखो हमने जनरल रूल तो ये पढ़ा कि एफिडेविट जो है वो एविडेंस नहीं है, लेकिन इसकी दो एक्सेप्शंस हैं कि एफिडेविट कब हम एविडेंस लेंगे। उससे पहले आप ना दो क्वेश्चंस लिख लो, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट क्रिटिकली एग्जामिन। तो एविडेंस एक्ट वो कह रहे हैं कि एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं होता, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, 5 या 7 मार्क्स में आपको ये करना है। ये आंसर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, आज का सारा लेक्चर जो हमने किया उसको देखते हुए। देन सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर एफिडेविट्स, व्हाई इज एविडेंस एक्ट कॉमा व्हाई इज एविडेंस एक्ट नॉट एप्लीकेबल टू देम। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि एफिडेविट्स क्या होते हैं, एविडेंस एक्ट की एप्लीकेशन उन पर क्यों नहीं है। डिस्कस दी एक्सेप्शंस टू दिस रूल। अब एक्सेप्शंस अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको फुल क्वेश्चन आ सकता है 15-20 मार्क्स का। अब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस जो जैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस ना ऐसे हो सकते हैं, जैसे आपको 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ठीक है, ये फुल क्वेश्चन हम इसे कहते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दोगे,
हाँ, बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं कि क्वेश्चन को हम कितने पेजेस में अटेम्प्ट करें। तो देखो, जो एग्जामिनर होता है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपकी सारी कहानी पढ़े। आप छोटी सी इंट्रो दो, जैसे अभी हम एफिडेविट ही डिस्कस कर रहे हैं, आप बताओगे एफिडेविट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट में डिफाइन किया एफिडेविट, जो हमने 2-3 जजमेंट्स की हैं, ठीक है, उसमें से कुछ मोटा मोटा आप बता दो। एफिडेविट की वो इंट्रोडक्शन दे के एफिडेविट क्या है, उसके बाद थोड़ी सी बॉडी डिस्कस करो, एफिडेविट में क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टेटमेंट है, एफिडेविट एविडेंस कब बनता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करके जो भी मेन पॉइंट्स हैं 1-1.5 पेज में अपना आंसर खत्म कर दो, और लास्ट में एक थोड़ा सा कंक्लूजन दे दो कि जो भी आपके आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे हम आगे मेंस के क्वेश्चंस भी करेंगे ना, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिक्टेट करवाऊंगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे डिस्कस करना है। अभी हम मेन चीज़ ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको 4-5 पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 1-1.5 पेज में। और वहाँ पर ना ज़्यादातर क्या होता है, मेंस का पेपर बहुत लेंथी होता है और आपको इतना कुछ आता होता है। इतना कुछ इसलिए आता है क्योंकि आपने प्रिपेयर किया होता है, प्री को ध्यान में रखते हुए कि आपको मोटी मोटी चीज़ें भी पता हो जो बेयर एक्ट में दी गई हैं, मेंस को ध्यान में रखते हुए कि आपको आंसर राइटिंग में कंटेंट की कमी ना पड़े वहाँ पर लिखने के लिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू में तो आपको वैसे भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इंटरव्यू में तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपने इतना कुछ पढ़ा होता है, अब वहाँ पर रिप्रोड्यूस कैसे करोगे उसे, तो वो मेंस राइटिंग में आपको लिखवाते हैं, और वो आपको कैसे आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो 1-1.5 पेज का आप लिखने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में 2-3 पेजेस में आओ, फिर जब आपको पता चल जाएगा कि आंसर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आप 1 या 2 पेजेस में आंसर को लिखो, ठीक है। 4-5 पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ये हो गई, और दूसरा मैंने आपको आज बताया कि हमने जो जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स करनी है। हाँ, जो क्वेश्चन में आता है ना, क्वेश्चन में भी ज़रूरी नहीं है कि आप सारा जो है, जो भी मैंने मेंस के बच्चों से उनके रिव्यूज़ लिए हैं पेपर अटेम्प्ट करने के, तो वो यही कहते हैं कि उनको सारा ये जजमेंट्स से ही पेपर भरने की ज़रूरत नहीं होती। 1 या 2 जजमेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी लैंडमार्क हैं, वो ज़रूर लिखो। डेफिनेशंस लिखोगे, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, एग्जामिनर को दिखेगा। और हाँ, एक चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी थी कि पेपर बहुत लेंथी होता है, तो आप कोशिश करो कि पेपर सारा का सारा अटेम्प्ट हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका छूट गया तो देखो डायरेक्ट 15-20 मार्क्स जाएंगे, और हमारे लिए एक मार्क इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन पेपर को इस हिसाब से अटेम्प्ट करो कि आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाए। ज़रूरी ये नहीं होना चाहिए कि आपने अगर 4 क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, तो आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस पर अपना सारा ध्यान लगा दिया, जोर लगा दिया, और लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपके छूट गए। ज़्यादातर बच्चों के साथ ये गलती होती है, आपने वो गलती नहीं करनी, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि अपने क्वेश्चंस को जितना ब्रीफ में हो सके प्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे जो इसके 2 एक्सेप्शंस हैं, जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया, व्हाट आर एफिडेविट्स, व्हाई इज एविडेंस एक्ट नॉट एप्लीकेबल टू देम, एंड डिस्कस दी एक्सेप्शंस टू दिस रूल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सेप्शंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही थी, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। थैंक यू।